तो आज का स्टोरी है 2010 में रिलीज हुई मूवी डिटेक्टिव डी द मिस्ट्री ऑफ फैंटम फ्लेम की, जो इस डिटेक्टिव डी सीरीज की पहली मूवी थी। अब मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि सन 689 में महाराजा टोंग गाओजियोंग के मौत के बाद 7 साल से सत्ता संभाली हुई उनकी रानी का आज राज्याभिषेक होने वाला था। क्योंकि रानी वू जतियन दुनिया का सबसे पहली औरत थी जो राजपाट संभालने जा रही थी, इसलिए इस देश के बहुत सारे लोगों को ये बात चुभ रहा था। इस वजह से ही 7 साल से शांतिपूर्वक चल रहे इस महानगर में बहुत सारे मिस्टीरियस क्राइम होना स्टार्ट हो जाता है। अब मूवी स्टार्ट होती है और हमें टोंग डायनेस्टी के कैपिटल दिखाया जाता है, जहाँ एक विशाल बुद्धा मूर्ति का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और यहाँ रानी वू के राज्याभिषेक से पहले बहुत सारे देशों से अलग अलग लोगों को बुलाया गया था। फिर हमें इटली के जनरल आस्पर को दिखाया जाता है, जिन्हें मास्टर जिया, जो इस बुद्धा मूर्ति के प्रमुख निरीक्षक थे, इस कंस्ट्रक्शन साइट में घुमाने लेके आते हैं। जहाँ आस्पर यहाँ लगे एक तस्वीर को देख के उसके बारे में पूछते हैं, जिसपे मास्टर ये राजघराने के धार्मिक गुरु है और जिनके पूजा पाठ के बाद ही रानी वू कोई काम शुरू करवाती है, ऐसे बताते हैं। और अब वो सब वहाँ बने लकड़ी के लिफ्ट से ऊपर बुद्धा मूर्ति के टॉप तक जाते हैं, जहाँ मास्टर जिया उन्हें बुद्धा के आंखों के रास्ते इस पूरे शहर का व्यू देखा जा सकता है, ऐसे बताते हैं। पर जब वो थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं, उन्हें वहाँ आता हुआ सूरज की किरण चुभने लगती है और देखते देखते ही उनके पूरे शरीर में आग लग जाती है, जिससे कोई भट्टी में जला हुआ डेड बॉडी के जैसा ही उनके अंग अंग जलने लगता है, जो देख के वहाँ सारे लोग चौंक जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद हम यहाँ मास्टर जू और पेई दोंगलाई को देखते हैं, जो रानी के ऑर्डर से ही इस हादसे पर तहकीकात करने आए थे। अब यहाँ ये दोनों मास्टर जिया के बचे कुछ कपड़ों को देखने लगते हैं, जिससे बड़ी तेज फॉस्फोरस की बदबू आ रही थी, जो देख के दोंगलाई ये जरूर किसी की साजिश है, ऐसे शक जाहिर करता है। और फिर वहाँ के सारे वर्कर्स का इस बारे में पूछने लगता है, जिस पे उनके लीडर जोंग बताता है कि ये तो बुद्धा का कहर था जिससे मास्टर जिया की मौत हुई, क्योंकि आज सुबह ही मास्टर यहाँ पर लगे धार्मिक गुरु से मंत्रित एक कपड़े को निकाल दिए थे, जो सुसान होकर वहाँ खड़े मास्टर जू जाके उनमें से एक और कपड़ा निकाल देते हैं और बताते हैं कि देखा, इससे कुछ नहीं होता, तुम में से ही कोई जिया के खाने में फास्फोरस मिला के उन्हें मारा है और मैं क्वीन से कहकर उसे बाहर निकाल कर ही रहूँगा। अब नेक्स्ट सीन में हम क्वीन वू को देखते हैं, जो महल के बाहर देश में आते हुए मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ी थी, जहां मास्टर जुई और दोंगलाई उन्हें मिलने आते हैं। पर यहाँ एक बार फिर से एक भयानक चीज होता है और घोड़े पर बैठे बैठे ही मास्टर जुई के बॉडी में आग लग जाती है, जिससे पल भर में ही वो मास्टर जिया के जैसे जल के राख हो जाते हैं। ये सब देख के क्वीन चौंक जाती है और पूरे शहर में इस खबर से खलबली मच जाती है। और फिर रात को महल दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन वू की बॉडीगार्ड सांगवान उनके सारे खाने को पहले ही खाकर पुष्टि करती है कि इनमें कुछ मिलाया नहीं गया है। जहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन सांगवान को बहुत प्यार और भरोसा करती है। पर अब कुछ ही देर में वहाँ महल में एक हिरन आ जाता है, जो किसी आदमी के वॉइस से बात करते हुए कहता है कि मैं धर्मगुरु के संदेश लेके आया हूँ और उनकी इच्छा ऐसा है कि तुम डिटेक्टिव डी रेंजाई को बुला के लाओ और इस बढ़ते हुए हादसों पर जल्दी तहकीकात करवाओ। धर्मगुरु के हिसाब से डी की वापसी ही तुम्हारे देश में शांति लाएगी, ऐसे बताते हुए वो हिरन चला जाता है, जो सुन के रानी सांगवान को जल्द से जल्द डी को उस कैद खाने से छुड़ाने की ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ हमें लाइब्रेरी जैसा एक जगह दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग देश भर से जनता के द्वारा क्वीन को भेजे गए लेटर्स पढ़ रहे थे, जिसके जरिए ही क्वीन को अपनी लोगों की प्रॉब्लम्स का पता चलता था। और फिर हमें एक तहखाना दिखाया जाता है, जहाँ 2 अंधे जैसे लोग इस लाइब्रेरी से निकलते सारे कागज के कचरे को जला रहे थे। दरअसल इनमें से वो जवान आदमी ही डिटेक्टिव डी होता है, जो पिछले 8 साल से यहाँ सजा भुगत रहा था, जिसे लेने अब सांगवान आती है। पर जैसे लगता है कि डी की आज़ादी कुछ लोगों को पसंद नहीं था, जिसके वजह से ही यहाँ उस पर हमला हो जाता है। पर वो भी कुछ कम नहीं था, इतने दिनों से अंधा होने की एक्टिंग करता हुआ डी अचानक से कोई मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट बन जाता है और अपने बूढ़े दादाजी के साथ लड़ते हुए उन सब पर भारी पड़ता है, जहाँ अब तक सांगवान भी वहाँ पहुँच जाती है और हम उसके भी बेहतरीन लड़ाकू एबिलिटी देखते हैं, जिससे अब पकड़े जाने के डर से वो सारे हमलावर अब खुद ब खुद आग में कूद जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें राज्यसभा दिखाया जाता है, जहाँ पे देश भर की योद्धाओं के बीच में फ्रेंडली फाइट करवाया जा रहा था। अब यहाँ डिटेक्टिव डी क्वीन से मिलने आते हैं, जिसे क्वीन अपने पास बिठाकर बातें करने लगती है। अब यहाँ हमें उन दोनों की बातों से पुष्टि हो जाता है कि 8 साल पहले राजा के मौत के बाद देश भर में समस्या बहुत बढ़ गई थी, जिसके वजह से रानी बिना देखे ही बहुत सारे विद्रोहियों को बंदी बना दिया था, जिसमें डिटेक्टिव डी भी शामिल था। पर इन सालों में उनकी राजपाट संभालने की एबिलिटी को देखकर डी को क्वीन पर पूरा भरोसा था, जहाँ इसके बाद इन दिनों बढ़ते हुए साजिश और हादसों से निपटने के लिए क्वीन डी को रिक्वेस्ट करती है और अपनी चेली सांगवान को भी डी की मदद करने भेज देती है। अब रात को हम उन दोनों को एक रूम में देखते
देखते हैं, जहाँ सांगवान डी के सेवा करने के बहाने उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, पर इससे परेशान होकर डी उसे थोड़ा भड़का देता है। वो बोलता है कि सेवा करवाना था तो क्वीन किसी सुंदर हसीना को भेज देती, तुम तो एक खूनी लगती हो, जिससे वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और आके डी पर बैठ के उससे सेक्स करने की कोशिश करती है। पर इससे पहले कि उन दोनों के बीच में कुछ हो पाए, यहाँ वो हमलावर फिर से आ जाते हैं और लगातार इनके रूम में तीर बरसाने लगते हैं, जहाँ बड़े मेहनत से ये दोनों अपने आप को उन तीरों से बचाने की कोशिश करते हैं। पर अचानक से कुछ ही पल में वो सब रुक जाता है। ये देख के अब जब डी बाहर आता है, वो देखता है कि वहाँ स्वर्गीय महाराज का भाई अपने लोगों के साथ खड़ा था, जो डी को देख के उससे मदद मांगता है और रानी के राज्याभिषेक रुकवा देने की गुजारिश करता है, जिस पे डी रानी की तरफदारी करते हुए वो अब सत्ता संभालने के लिए योग्य है ऐसे बताता है। और अब इतनी देर में सांगवान कपड़े पहन के बाहर आती है, जिसके सामने अब राजा का भाई ज्यादा कुछ नहीं कहते और अपनी ऐसे सोच के लिए डी को वार्निंग देके चले जाते हैं, जहां अब सांगवान उस हमले की वजह से इन्हें अब गिरफ्तार किया जाएगा ऐसे बताती है, जिस पे डी कहता है कि वो हमलावर नहीं थे, पर इनके आने से आज हम बच जरूर गए। अब अगले दिन डी सांगवान और दांगलाई के साथ तहकीकात करने निकल पड़ता है, जहां वो सबसे पहले मास्टर जिया और जुई के जला हुआ कंकाल के पास जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ दांगलाई से सारे घटना एक एक करके सुनता है। दांगलाई ये भी बताता है कि ये मांत्रिक कपड़ा वाला कहानी पूरी तरह झूठ लगता है, शायद असलियत में रानी ही ये सारी साजिश रच रही है, जिस पे डी कहता है कि वो उसे क्यों ही मारेगी जिसे वो खुद नियुक्त किया था। और उनके बीच ये डिस्कशन चल ही रहा था कि कमरे से बाहर पिंजरे में रखा हुआ चिड़िया सूरज के किरणों के वजह से जल जाती है। दरअसल ये चिड़िया डी की ही थी, जिसे पिछली रात की हमले में उन सारे तीरों में से एक छू के चला गया था, जहाँ ये देख के डी को वो साजिश थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है और वो जल्दी जाके पिछले रात की एक तीर लेके आता है और वहाँ किचन से एक मुर्गी का खून लेके ये तीर उसमें डुबा देता है और फिर उस खून को लेके धूप में रखता है और अचानक से पेट्रोल जैसे ही उसमें आग लग जाती है, जिसे देख के वो सब हैरान हो जाते हैं। अब हमें उन तीनों को बुद्धा मूर्ति के कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं, जहां डिटेक्टिव डी उन वर्कर्स के लीडर झोंग से मिलता है। ये वही था जिसे स्टार्टिंग में दांगलाई पूछताछ किया था। दरअसल ये डी का पुराना दोस्त हुआ करता था। अब वो डी को पूछता है कि तुम फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली है क्या? तुम्हारे सहायक होने के कारण मुझे भी जेल भेज दिया गया था, जहां हम पर काफी जुल्म हुआ। जिस पे डी कहता है कि हाँ, तब की हालात ही ऐसा बन गया था, पूरा देश ही राजा के मौत की रीजन जानने को पागल था, पर टाइम के साथ आज तक रानी बहुत अच्छे से देश को संभालना सीख गई है। अब इसके बाद झोंग डी को इस बुद्धा मूर्ति के बारे में बताने लगता है और इस मूर्ति की सुपरवाइजर बनने से उसके लाइफ के सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा होने जा रहा था ऐसे बताता है। फिर अब डी उसे यहाँ पर हुआ कत्लों के बारे में पूछता है, जिसपे वो शैतान बाजार में बिकता हुआ आग के कच्छों के बारे में बता देता है। उसके हिसाब से ये दोनों मास्टर्स के मौत आग के कच्छों के जहर से ही हुआ है, जो सुन के सांगवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसपे डी समझाता है कि चाइना के दक्षिणी समंदर में मिलने वाला ये एक तरह का सी क्रिएचर होता है, जो सिर्फ फास्फोरस खा के जिंदा रहते हैं, जिसके वजह से जब वो किसी जिंदा चीज को काट दे तो वो सूरज की किरणों में आते ही मर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को शैतान बाजार में जाते हुए देखते हैं, जो एक तरह का ब्लैक मार्केट था अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ, जहां वो सब डी के एक पुराने दोस्त वोंग को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ के म्यूटेंट जैसे अजीबोगरीब लोगों को भी दिखाया जाता है। और फिर कुछ देर में वो सब वोंग के पास पहुंच जाते हैं, जो एक वैद्य था, लेकिन अब वो डी के मुंह से आग के कछुओं के नाम सुन के डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिससे ये तीनों भी यहाँ उसका पीछा करते हैं। पर अब तक यहाँ धर्मगुरु के जैसे ही कपड़े में एक योद्धा आ जाता है और वोंग को मारने की कोशिश करता है, जिसके वजह से अब इन तीनों को उसके साथ लड़ना पड़ता है। पर जैसे लगता है कि उस बंदे में कुछ दैविक शक्तियाँ थी, जिस वजह से इन्हें उसे हराने में बहुत तकलीफ हो रहा था। पर आखिर में इन तीनों की टीम वर्क से उसे भागना ही पड़ता है, जो देख के सांगवान और दोंगलाई उसके पीछे जाते हैं और डी वोंग को लेकर शहर में आ जाता है, जहां वोंग भी अभी अपने ओरिजिनल अवतार में आता है। दरअसल शैतान बाजार में रहने के लिए वो अपना भेष बदल दिया था, जिसके लिए वो अपने सिर के पीछे किसी तरह का जादुई पिन लगाया करता था। पर वहां दूसरी तरफ उस योद्धा को धर्मगुरु के आश्रम के तरफ जाता देख के दोंगलाई वापस आ जाता है, क्योंकि रानी के ऑर्डर्स के हिसाब से वो जगह पवित्र था और किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। अब यहाँ ये तीनों वोंग को उस जादुई कछुओं के बारे में पूछने लगते हैं, जिसपे अब वो सब सच सच बोल ही देता है। वो कहता है कि कई साल पहले राजा के इलाज के लिए मैं ही इन कछुओं का इंतजाम किया था,
पर तब हम में से किसी को पता नहीं था कि उसमें औसत गुण नहीं जहर हुआ करता है। शायद उसी वजह से राजा की तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। जो सुन के अब डी पूछता है कि तो अब वो सारे कछुए कहाँ गए, जिस पे वो कहता है कि तब तो उन सबको धर्मगुरु के आश्रम में रख दिया गया था, पर पता नहीं अब किसके हाथ में पड़ गया है। ये सारे बात सुनने के बाद डी अब धर्मगुरु से मिलने को तय करता है और सांगवान को क्वीन से परमिशन लाने के लिए भेज देता है। पर इस तरफ क्वीन सांगवान की ये बात सुन के गुस्सा हो जाती है। वो बताती है कि ये डी अब अपने सारी हदें पार कर चुका है, तुम्हें अब से उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे संभाल लूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम डी को दांगला के साथ मार्केट में घूमते देखते हैं, जहां वो ये सब क्वीन की साजिश हो सकती है ऐसे फिर से शक जाहिर करता है। पर डी कहता है कि अगर क्वीन ही मास्टर जिया को बुद्ध मूर्ति की निरीक्षक बनाई थी तो वो क्यों ही खुद उसे मारेगी। जिस पे दांगलाई कहता है कि शायद मास्टर जिया को जान गए थे, जिसके वजह से कोई उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जिया के घर में जाकर इसके बारे में पूछताछ करवाता हूँ। जहाँ इस बीच इनके सामने राजा का भाई फिर से आ जाता है और डी को क्वीन की तरफदारी करना गलत है ऐसे समझाने लगता है और फिर वो उसे एक तलवार लौटा देता है जो मौत से पहले इसे महाराज ने दिया था। वो बताता है कि मेरे भाई को तुम पर पूरा विश्वास था, उम्मीद है अब से तुम वो करोगे जो इस देश के लिए अच्छा है। अब उस रात को रानी डिटेक्टिव डी से मिलने एक पार्क में आती है, जहाँ वो डी के हाथ में वो पवित्र तलवार देख के पूछती है कि ये राजा का दिया हुआ तलवार है क्या, इसमें ऐसा क्या विशेषता है। जिस पे डी कहता है कि इससे किसी को भी हराया जा सकता है, दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो इसके बार को खा के टूट ना जाए। अब फिर डी यहाँ उन्हें डायरेक्ट राजा के मौत के बारे में पूछ ही लेता है, जो सुन के क्वीन कहती है कि क्या आखिर में तुम भी मुझ पर शक करने लगे हो। मेरा विश्वास करो, मैंने हमारे महाराज को नहीं मारा है। ये उनकी बदनसीबी ही थी कि वो कुछ गलत इलाज के शिकार बन गए। दरअसल शैतान बाजार में यही आग के कछुए से राजा के इलाज के बाद को दबाने के लिए ही रानी धर्मगुरु से वोंग को मरवाना चाहती थी, क्योंकि वोंग तब ये कछुओं को लेकर सीधा रानी को दिया था और गलती से ही सही उनके मिसकैलकुलेशन से राजा का मौत हुआ था और वो नहीं चाहती थी कि ये सब बातें जनता के सामने आए। जहां अब रानी डी के सामने ये सब बातें मानी जाती है और अपनी सफाई में कहती है उनके मौत के बाद नर्क बना हुआ था ये देश, इन सालों में मैंने कितने त्याग और बलिदान में इसे स्वर्ग बनाया है, क्या ये साबित नहीं करता मेरी योग्यता। कल मेरे राज्याभिषेक होने वाला है और मुझे उम्मीद है तुम धर्मगुरु से मिलने की हट छोड़ के इन साजिश करने वालों को पकड़ोगे। अब अगले सीन में हम दांगलाई को मास्टर जिया के घर में जाते देखते हैं, जहां उसे कुछ चौंकाने वाले सबूत मिलता है। वो उनके सारे रिपोर्ट्स और ब्लूप्रिंट्स को देख के दंग रह जाता है और जल्दी से उन सारे कागजों के साथ डी के पास भागता है। पर अचानक रास्ते में वही हमलावर उसके पीछे लग जाते हैं, जहां भी ये घोड़े से उतर कर उनसे लड़ने लगता है। एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण वो अकेले ही उन सब पर भारी पड़ रहा था, पर जैसे लगता है कि वो सब पूरी तैयारी के साथ आए थे। और लड़ाई से डिस्ट्रैक्ट हुआ दांगलाई पर कोई एक बंदा चुपके से एक जाल फेंक देता है, जिसे दांगलाई अवॉइड नहीं कर पाता और उसमें फंस जाता है। अब अगले दिन डी उसे ढूंढते हुए जिया के घर के तरफ जाता है, जहाँ एक झील के पास उसे दांगलाई की घोड़ा मिल जाता है और वो वहां रुक के इधर उधर देखने लगता है। पर वहां के एक दरवाजा खोलते ही एक शॉकिंग चीज होता है। दरअसल वो हमलावर दांगलाई को यहाँ आग के कछुए की जहर लगाकर एक खंबे पर बांध दिए थे और एक काला कपड़ा ओढ़ के उसे दरवाजे से कनेक्ट कर दिया था, ताकि जब भी कोई वो ट्राप हुआ दरवाजा खोले दांगलाई के ऊपर से वो कपड़ा हट जाएगा और उस पर धूप गिरते ही वो जल के राख हो जाएगा। ये देख के डी उसे छाव में लाने की बड़ी कोशिश करता है, पर उन जंजीरों को तोड़ने में ही देरी हो जाती है। जहां अपने आखिरी समय में भी दांगलाई डी को मास्टर जिया के उन रिपोर्ट्स के बारे में बताने लगता है और वो सारे कागज उसके घोड़े के सैडल के नीचे छुपा हुआ है ऐसे बता देता है, जिसके बाद पल ही भर में वो भी जल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम डी को वो पेपर्स निकालते देखते हैं, जो देख के उसके भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये रानी का राज्याभिषेक वाला दिन था, जहाँ बुद्ध मूर्ति के सामने राजमहल में पूरे आडंबर के साथ तैयारी शुरू हो जाता है। पर अगले सीन में हम डी को उस बुद्ध मूर्ति के अंदर देखते हैं, जो वहाँ शांति से खड़ा हुआ झोंग के सामने आता है। झोंग याद है ना, ये वही वार्कस का लीडर था जिसके हाथ कट गया था। जहाँ अब डी सारे कहानी का खुलासा करते हुए कहता है कि तो ये तुम ही थे जो ये सारी साजिश रच रहा था। इतने सालों से बनाया जा रहा है ये बुद्ध मूर्ति का सिर्फ यही रीजन था ताकि राज्याभिषेक के दिन इसे गिराया जा सके। दरअसल मास्टर जिया को इस बुद्ध मूर्ति के रियल कंस्ट्रक्शन और मैप के बीच में डिफरेंस पता चल गया था और इससे पहले कि वो ये बात क्वीन को बता पाए, झोंग ही उसे मरवा दिया था और फिर इन सबको भ्रमित करने के लिए मांत्रिक कपड़े वाले स्टोरी को स्प्रेड कर दिया। जहाँ मास्टर जोई भी जब उनमें से कपड़ा निकाल दिए, वो उन्हें भी आग के कछुओं की जहर छिड़का के मरवा देता है।
जिसके नतीजे डी बहुत टाइम तक धर्मगुरु और क्वीन पर उलझ के रह गया था। जहाँ डी से ये सब सुन के जोंग बताता है कि तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी, जासूसी में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और इस सब के बाद भी डी उसे ये सब रोक देने की गुजारिश करता है, लेकिन वो अपने कटे हुए हाथ दिखाते हुए कहता है कि रुक जाओ, 8 साल से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। राजा की तबीयत खराब होने के बाद ये रानी मनमर्जी शासन चला रही थी। तुम भूल कैसे गए ये हमारे कितने दोस्तों को मरवाया है, कितने अभी भी जेल में हैं। जिस पे डी कहता है कि शायद तब हम गलत थे, जिसका सजा हमें मिला है। पर इन दिनों रानी देश को अच्छा चला रही है ना। लेकिन अभी वो नहीं रुकना चाहता था और वो अपने लोगों को बुद्धा मूर्ति की गिराने की ऑर्डर दे देता है। दरअसल इस मूर्ति के 4 पिलर में से आगे की 2 पिलर में लावा भर देने की इनका प्लान था, जिससे ये मूर्ति टूट के आगे की तरफ राज्याभिषेक होने वाले स्टेज पर गिर जाए। जो देख के डी उन सबको रोकने की कोशिश करता है, पर अब तक जोंग वहां रखा हुआ आग की कछुए की जहरीला पानी उस पर गिरा देता है, जिससे अब डी भी इस बुद्धा मूर्ति के बाहर ना निकल पाए। और अब वो सारे मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। पर महाराज का दिया हुआ वो तलवार होने के कारण कोई भी वेपन उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। जो कोई भी तलवार उसे टकराता था टूट जाता था। जहाँ इसके बाद डी उस तलवार से एक पिलर में लावा जाने वाले ब्रिज को तोड़ देता है, जिससे अब वो मूर्ति गिरे भी तो एक जार रानी के स्टेज पे ना गिरे। जो देख के गुस्सैल जोंग खुद ही कछुओं की पानी लेकर क्वीन को मारने महल की तरफ भागता है। जो देख के डी भी उसका पीछा करता है, पर कछुओं की जहर की वजह से उसे घोड़े के साइड में लटक कर आगे बढ़ना पड़ता है, जहाँ बेमिसाल बुद्धा मूर्ति टूटने लगता है। जो देख के राजसभा में खलबली मच जाती है। दूसरी तरफ डी घोड़े में लटक कर ही किसी तरह जोंग को रोकने की कोशिश करता है, जिस खींचातानी में जोंग का वो जहरीला पानी का ढक्कन खुल जाता है और वो पानी उस पर ही गिर जाता है, जिसके नतीजे अब धूप उसके शरीर पर गिरते ही उसका भी बॉडी जलना शुरू कर देता है और आखिर में वो अपना ही बनाया हुआ साजिश का खुद शिकार हो जाता है। अब इस तरफ मूर्ति गिरना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तब ऊपर डी ने एक पिलर में लावा जाने से बचा दिया था, जिससे जोंग का कैलकुलेशन खराब हो जाता है और मूर्ति थोड़ी सी साइड में गिर जाती है। नतीजे उस राजसभा के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, पर क्वीन बच जाती है। जहां आखिरी सीन में रानी डी को उसकी ये मेहनत और देशभक्ति के लिए शुक्रगुजार होती है। और हम कुछ दिनों के बाद डी को शैतान बाजार में वोंग के पास देखते हैं, जो उन आग की कछुओं की जहर की वजह से कभी धूप में नहीं आ पा रहा है। जहाँ वोंग उसे जल्दी ठीक करवा देगा ऐसा वादा करता है और ये मूवी यही खत्म हो जाता है।